Hello, dear bankers. Welcome to EduTap and welcome to JIB on the Go series. In today's lecture 60, हम डिस्कस करेंगे वर्क एथिक्स और वर्क प्लेस के बारे में। तो ऑन द गो सीरीज हम इसलिए लेके आए थे कि आप 15 से 20 मिनट के रिकॉर्डेड सेशन देख के अपने JIB में 2026 की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। तो ऑलमोस्ट ये सीरीज अब कंक्लूड ही हो रही है। तो हमने अप टू मॉड्यूल डी जो है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से हमने कंप्रिहेंसिव कवरेज की है सीरीज के थ्रू और आपकी अच्छे से प्रिपरेशन करवाने के लिए। तो इसी के साथ मैं आपको फ्री बुक के बारे में बताना चाहूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये ई बुक में इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, PYQ 1200 इंपॉर्टेंट MCQs। तो आपको इम्पोर्टेंट ही पढ़ना है, कुछ भी अननेसेसरली पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना तो आपके पास टाइम होता है। यू आर ऑलवेज लेस ऑफ टाइम। PYQ सिंस 2023, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम का रियल पैटर्न, रियल ट्रेंड बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 1200 इंपॉर्टेंट MCQs की प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, जहाँ पे हमने बात करनी है वर्क एथिक्स के बारे में। तो वर्क एथिक्स क्या है, देखिए। और बहुत ही टफ रहता है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि कौन से जो एम्प्लॉयज है, दे आर ऑफ अ गुड वर्क एथिक्स इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। तो एक सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल है जो एम्प्लॉयज फॉलो करते हैं, यूज करते हैं अपनी जॉब परफॉर्मेंस में। जैसे आप हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छा सोचते हो, आप टाइम पे आते हो, ठीक है, टाइम से जाते हो, आप हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स टाइमली कंप्लीट करते हो, आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम आउट ऑफ वर्क प्लेस रखते हो, आप अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करते हो, राइट। तो वर्क एथिक्स का कोई यूनिवर्सली सिमिलर मीनिंग्स नहीं है अक्रॉस द कंट्री। ये डिफर करते हैं रिलीजन टू रिलीजन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। तो जैसे किसी कंट्री में ओवर टाइम को अच्छा नहीं माना जाता, मान लीजिए फॉरेन कंट्रीज में, इंडिया में इट इज कंसीडर्ड गुड। तो हर वर्क एथिक्स अपने अपने कल्चर के हिसाब से अलग होते हैं। तो वर्क एथिक्स ऐसा नहीं कि कोई पहले से सीख के आया है, इनको डेवलप किया जा सकता है थ्रू ट्रेनिंग, एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन और प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट, तो ये इंप्रूव हो जाते हैं। तो देर आर फ्यू एग्जांपल ऑफ गुड वर्क एथिक्स कि यू आर अराइविंग एट वर्क ऑलवेज, टाइम पे आते हो, आप अपना काम भी टाइम पे कंप्लीट करते हो, जल्दी कंप्लीट करते हो, यू आर हैप्पी टू डू ओवर टाइम इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, राइट। जब अप्रोप्रिएट होता है, आप ब्रेक लेते हो जब रिक्वायर्ड होती है अपना फोन चेक करने के लिए, और आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम रखते हो वर्क प्लेस से आउट ऑफ वर्क प्लेस, और आप अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करते हो। पुअर वर्क एथिक्स मीन आप हमेशा लेट आते हो काम पे और जल्दी चले जाते हो। आपको टाइम चाहिए होता है अपने प्रोजेक्ट्स डेडलाइंस को कंप्लीट करने के लिए, और आप ओवर टाइम नहीं करते हो, बट हमेशा अपना फोन ही चेक करते रहते हो, सोशल मीडिया देखते रहते हो वर्किंग आवर्स में, वो भी। तो ब्लेम करते हो बाकियों को अपनी मिस्टेक्स के लिए। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ पुअर वर्क एथिक्स। तो एक कंपैरिजन है। तो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं हम एथिकल वर्क प्लेसेस को? अगर आपको रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट मिल रहा है ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ कस्टमर बाय द फ्रंट ऑफिस पर्सनल, है ना, तो आप अपने कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करते हो, नो मैटर्स कि वो कितना पेशेंस लेवल आपका टेस्ट कर रहे हैं। हाई डिग्री ऑफ कमिटमेंट टू वर्क, आपकी काम करने की कमिटमेंट बहुत ही हाई डिग्री की है, आप अपना काम बहुत अच्छे से इंटीग्रिटी के साथ कर रहे हो। और जब कोई कस्टमर आपके साथ डील कर रहा है, तो यू आर जस्ट कन्फाइंड टू वर्क रिलेटेड टॉक, ये नहीं कि उसके सामने आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, दो एम्प्लॉयज मिलके, कस्टमर वहां पे खड़ा है एंड टू एम्प्लॉयज आर डिस्कसिंग देयर पर्सनल प्रॉब्लम, सो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एथिकल। आप फेयर एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देते हो कोई एम्प्लॉयज को, ठीक है। और जब ज़रूरी होता है तो आप कुछ पॉलिसीज को डिफेंड भी करते हो, और एम्प्लॉयर्स के डिसीजंस को भी डिफेंड करते हो। आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ सही डिसीजन नहीं लिया गया है ऑर्गेनाइजेशन की साइड से, तो आप वहाँ पे अपनी आवाज़ उठा सकते हो। क्या रीजन होते हैं अनएथिकल बिहेवियर के? एक तो कोई कोड ऑफ एथिकल मैनुअल ही नहीं डिस्क्राइब किए गए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बताया ही नहीं गई है कि ये एथिकल जो सर्कमस्टांसिस है ये आपको फॉलो करने हैं, ये कोड है कि जो आपको फॉलो करने हैं। और आपको डर ही नहीं है, ठीक है। मतलब आप कुछ काम गलत कर रहे हो, बट आपको पता है कि कोई एक्शन ही नहीं लिया जाएगा, सो दैट विल बी द रीजन ऑफ अनएथिकल बिहेवियर। अब टारगेट ऐसे दे दिए जो कंप्लीट ही नहीं हो सकते एक दिन में। मान लीजिए आपका टारगेट जो है 3 टाइम कर दिया जो आपका करंट है, विच इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव, तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ अनएथिकल करोगे उसको कंप्लीट दिखाने के लिए, मैनिपुलेशन करोगे वहां पे। को एम्प्लॉयज का इन्फ्लुएंस है, आपको लगता है कि मेरा कलीग तो काम करता नहीं टाइम से, वो लेट ही करता है, तो उसको तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो मैं भी सेम ही करता हूँ। तो पीपल आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर ऑल्सो। लीडरशिप में ही दिक्कत है, यानी
टॉप मैनेजमेंट ही एथिकल अप्रोच नहीं फॉलो कर रही, तो हाउ दे कैन एक्सपेक्ट कि जो बाकी के लोग हैं वो फॉलो करेंगे? तो यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। ओके। और मीन्स आर नॉट अप्रिशिएटेड। व्हाट डज दिस मीन? एक एग्जांपल से समझते हैं। दो एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय ए, एक बी। ए ने टारगेट टारगेट मिला था ए को, सेल्स फिगर, सेल्स अचीव करनी थी। तो उसने जो है सेल अचीव करी, बट एथिकली अप्रोच फॉलो करके, तो पूरा टारगेट उसका ज्यादा नहीं हो पाया, ठीक है, बट वो एथिकल रहा। उसने कुछ भी झूठ नहीं बोला, मैनिपुलेशन नहीं की। बी ने सेल्स फिगर्स डबल अचीव कर ली, ठीक है, पर अनएथिकल वे से। अब यहाँ पे अगर बी को अप्रिसिएशन मिलेगी और ए को नहीं मिलेगी, सो दैट विल बी अनफेयर। तो यहाँ पे आपके जो है वो एथिकल वे को क्या किया गया, अप्रिसिएट ही नहीं किया गया, तो ऑब्वियसली द पर्सन विल टर्न इनटू अनएथिकल ना। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि वो दोनों को वहाँ पे अप्रिशिएट करें। ओके। तो चाहे बी ने सेल टारगेट्स अचीव कर लिए, प्रोफेशनलिज्म में, मतलब मार्केटिंग में, सेल्स में कुछ चीजें मैनिपुलेट करके जो आप पीपल आर ट्राइंग टू सेल इट आउट, है ना। पर ए ने भी तो अपने एफर्ट्स लगाए, उसने तो एथिकली ही बोला ना, उसने पूरा एथिकल बिहेवियर फॉलो किया। तो ये उस पीपल की एथिकली अप्रोच को जो है वो क्या करना चाहिए था, अप्रिशिएट करना चाहिए था। राइट। देन कॉमन अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्या क्या होती है? अब्यूज ऑफ ऑफिशियल ईमेल एक एग्जांपल है, ये आपके बुक के एग्जांपल है। मिस्टर आर के हैं एक, जो प्राइवेट बैंक में 3 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने ना अपनी ऑफिशियल ईमेल का यूज कर लिया, अपने कलीग्स को या आगे किसी को मेल कर दी रिगार्डिंग कंप्लेंट्स करी उन्होंने, एक तरीके से मतलब मेल की, आप बोल सकते हो कि चुगली करना किसी की, कि इनको जो बोनस मिला दैट इज नॉट फेयर एज पर देयर वर्क। सीनियर मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब क्या वो डिजर्व नहीं करते उस पोजीशन को, तो इस तरीके की मेल उन्होंने करी। ठीक है, तो पता चल गया हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, तो इंक्वायरी बिठाई गई और उनको बोला गया कि तुम्हारे पास अगर प्रूफ है, इफ दिस थिंग इज हैपनिंग देन रिप्रेजेंट, हमें बताओ कि ये चीज अगर हो रही है हम सुनेंगे। बट वो नहीं बता पाए, वो प्रूव ही नहीं कर पाए, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। तो बैंक ने क्या बोला, यहाँ पे बैंक ने एक्शन लिया, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कि एक तो आपने ऑफिस ईमेल का आपने गलत यूज किया, तो आप जो है अपनी जॉब छोड़ दीजिए, रेजिग्नेशन दे दीजिए पर्सनल रीजन रख के, या तो फिर हम आपको निकाल देंगे। ठीक है। तो ये एक छोटा सा केस स्टडी टाइप ही थी आपकी इस वाले पॉइंट में। फिर आपके प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो विमेन एम्प्लॉयज को प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए बोलते बिफोर दे ज्वाइन। तो क्यों किया जा रहा है कि इंश्योरेंस वगैरह का खर्चा ज्यादा हो जाएगा, विच इज द अनएथिकल प्रैक्टिसेस। यू कैन नॉट डू सच थिंग्स। ठीक है। तो आप टैलेंट पे जाओ ना, यू जस्ट गो ऑन स्किल। वाई यू आर गोइंग ऑन द पर्सनल लेवल ऑफ अ पर्सन, राइट। पर्सनल हैबिट। अब कोई कुछ एम्प्लॉयज जो स्मोक करते हैं, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, एज लॉन्ग एज उनके वर्किंग उस पे टारगेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपकी जॉब पे, तो पर्सनल हैबिट्स नहीं जाननी चाहिए लोगों की, जब वो इन द ऑफिस प्रीमाइसेस ये सारी चीजें कंज्यूम नहीं कर रहे हैं और अपना काम भी टाइमली कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप पर्सनल क्या हुआ था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने डाटा लिया एम्प्लॉयज का जो स्मोक करते थे, अल्कोहल पीते थे, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनीज को आगे प्रोवाइड किया। तो फिर यहाँ पे ना प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, जब आप शेयर कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनीज को आगे, तो ऑब्वियसली सबको पता चल रहा है कि ये एम्प्लॉय स्मोक करता है, ये अल्कोहल कंज्यूम करता है, जबकि पहले किसी को पता ना हो। तो दिस इज अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। तो दिस इज ऑल्सो अनएथिकल प्रैक्टिसेस। और आप डाटा लीक कर रहे हो। मतलब एक पर्सन थे जो बहुत टाइम से एक होटल के साथ जुड़े हुए थे, उनके ट्रिप्स रहते थे, बिजनेस ट्रिप्स, ठीक है। और तो उनकी ईटिंग हैबिट्स, अल्कोहल कंजम्पशन एंड ऑल, ये सबका रिकॉर्ड ना, उनकी वाइफ भी वर्किंग है, वो गई उन्हीं एक होटल में से, उसी में से, और उनको वो सारी इन्फॉर्मेशन किसी ने बता दी, तो डाटा लीक कर दिया। अब जिस पर्सन ने बता दी वो तो वहां पे काम ही नहीं करता, वो तो छोड़ गया, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता था। जो हस्बैंड था जिसकी ऐसी अल्कोहल कंजम्पशन या व्हाट आर हिज ईटिंग हैबिट्स ड्यूरिंग दैट स्टे वो बता दी गई। तो ऐसे डाटा अगर कोई लीक कर रहा है तो दैट विल बी ऑल्सो अनएथिकल प्रैक्टिसेस। आप फ्रेंड की हेल्प कर रहे हो सोशल डिसीजंस में। तो एक एग्जांपल है, एक मिसेस बी डी है, शी इज अ पीओ इन बैंक। ओके। तो उनकी हेल्प की थी उनकी फ्रेंड की मदर ने टू क्लियर दिस एग्जाम ऑफ पीओ। ओके। अब जो फ्रेंड की मदर है, फ्रेंड की मदर है, वो बीडी से फेवर मांग रही है। क्या फेवर मांग रही है? कि आपके बैंक में 2 एम्प्लॉयज है आपके, जो जिसकी शादी होनी है उनकी बेटी से, उनमें से किसी एक से, तो आप ना उनकी डिटेल बता दो हमें, क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग क्या है, कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च होता है, कहाँ पे नहीं। तो इस सिचुएशन में मिसेस बीडी क्या करेंगी?
अब अगर पता चल जाएगा बैंक में कि वो ऐसे करें, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करें, तो ऑब्वियसली शी विल बी नॉट कंसिडर्ड अ गुड एम्प्लॉय और उनको पनिशमेंट मिलेगी उस चीज़ की। तो वो क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में वो क्या करेगी, वो सिंपली बोलेंगी कि आई एम वर्किंग इन अ बैंकिंग इंडस्ट्री जो ट्रस्ट पे चलती है और यहाँ पे हमारे कस्टमर का डाटा कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, तो वो शेयर नहीं होगा। अब वो पर्सनल फेवर मांग रही है, तो ऐसे में अगर वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगी, सो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ गुड। उनको किसी ना किसी वे से अपनी फ्रेंड की मदर को कोई ना कोई आंसर प्रॉपरली करना पड़ेगा। तो अगर आप पर्सनल बिजनेस करते हो ड्यूरिंग ऑफिस आवर, दैट विल बी अनएथिकल प्रैक्टिसेस। आपको पता है ऑफिस का टाइम है, पर्सनल बिजनेस करे जा रहे हो आप अपना, आप क्रेडिट लेते हो फॉर अदर्स वर्क, काम किसी और ने किया, क्रेडिट आपने ले लिया। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस। फिर आपके एथिकल लैप्सेस और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स, तो क्या है आपका कोड ऑफ कंडक्ट गाइडलाइन, रेगुलेटरी गाइडेंस जो फोकस करती है कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस को आप प्रिवेंट करो, किसके द्वारा, इंप्लॉइज और स्टाफ ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे कांस्टेंट ट्रैकिंग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, रिव्यू, असेसमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, डिवीजन, रीजन और जोन्स, सब पे चेक रखा जाएगा। सब पे चेक रखा जाएगा, प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी, ट्रैकिंग भी की जाएगी और ग्रेड वाइज सेग्रीगेशन होगी अनएथिकल प्रैक्टिसेस की, कि कौन सी ये प्रैक्टिसेस जो अनएथिकल है उनको 0 1 2 के ग्रेड पे वो है स्केलिंग की जाएगी और फिर देखा जाएगा कि कहाँ पे क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब मान लीजिए कि इम्प्लॉई है, उसने अपने ऑफिस का प्रिंटर यूज कर लिया, तो ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द पॉलिसी कि यहाँ से आप पर्सनल प्रिंट आउट नहीं ले सकते, उसने प्रिंट आउट निकाल लिया। तो यहाँ पे वो इतना सीरियस क्राइम तो उसने किया नहीं है ना, उसको बोल दिया जाएगा कि नेक्स्ट टाइम जस्ट बी केयरफुल, आप ऑफिस का प्रिंटर अपने पर्सनल प्रिंट आउट के लिए यूज नहीं कर सकते हो, है ना, एक वार्निंग देके। बट अगर आप अपने कस्टमर का डाटा जो कॉन्फिडेंशियल है उसको शेयर कर रहे हो, तो पनिशमेंट विल बी ऑन हाई लेवल, जो कि आप नहीं कर सकते हो। फिर एथिक्स ऑफ अ बैंकर, बैंकर्स को इवेल्युएट किया जाता है फॉर एथिकल कमिटमेंट एट 3 स्टेजेस उनके करियर पे। एक होती है आपकी इनिशियल स्टेज, जो होती है आपकी व्हाट, अप टू फर्स्ट 5 7 ईयर्स ऑफ एंट्री इन बैंकिंग। अभी आप न्यू हो, आप सीख रहे हो, पूरा प्रोसेस सीख रहे हो बैंक्स में, तो वो इनिशियल स्टेज हो गया आपका। मिडिल मैनेजमेंट पे आप पहुंच गए हो, 7 to 15 ईयर से आपको बैंकिंग में हो गया, अब आप एज अ ट्रेनर इन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो जो फर्स्ट स्टेज पे है, उनकी हेल्प कर रहे हो, तो आप एक स्टेबल पोजीशन पे पहुंच गए हो। सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे जब आप पहुंच जाते हो, नॉर्मली आफ्टर 15 ईयर्स इनटू बैंकिंग, तो फिर आप जो है कंप्लाइंसेस रखते हो, चेक रखते हो काम वगैरह पे, राइट। फिर विसल ब्लोइंग इन बैंक्स, तो क्या होता है विसल ब्लो करने का मतलब, क्या होता है कि गलत एक्शंस के लिए आपने विसल ब्लो की, आपने कंप्लेंट की, तो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंडर आता है आपका। 2007 में आरबीआई ब्रॉट आउट द प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर स्कीम प्राइवेट बैंक्स के लिए और फॉरेन बैंक्स के लिए, ठीक है। तो स्कीम में आप कंप्लेंट्स कर सकते हो रिगार्डिंग करप्शन, मिस यूज ऑफ ऑफिस, क्रिमिनल ऑफेंसेस, सस्पेक्टेड एक्चुअल फ्रॉड हुआ, कंप्लाइंसेस नहीं फॉलो की रेगुलेशंस के साथ, तो जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस और ऑपरेशनल रिस्क हो सकते हैं और रेपुटेशन आपकी जा सकती है। तो इट इज डेट्रीमेंटल टू डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट, तो ये आप जो है कंप्लेंट कर सकते हो, विसल ब्लो कर सकते हो। तो कौन कौन कर सकता है? एम्प्लॉयज ऑफ अ बैंक, कस्टमर, स्टेक होल्डर, तो एनजीओ, मेंबर्स ऑफ पब्लिक कैन लॉन्च कंप्लेंट। एनोनिमस pseudonymous कंप्लेंट्स विल नॉट बी एंटरटेन, यानी जिन कंप्लेंट्स में आप अपनी आइडेंटिटी ही रिवील नहीं कर रहे हो, तो वो कंप्लेंट्स आगे एंटरटेन नहीं की जाएंगी। ओके। तो आरबी आपकी नोडल एजेंसी होती है टू रिसीव कंप्लेंट अंडर द स्कीम, और जो आइडेंटिटी है कंप्लेनेंट की वो सीक्रेट रखी जाती है। अगर आपकी कंप्लेंट झूठी निकलती है, फेक निकलती है, तो आपके खिलाफ ही एक्शन लिया जाएगा। ओके। तो जिसके खिलाफ लिया जा रहा है एक्शन, द इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट विच कंप्लेनेंट हैज मेड कैन टेक एक्शन अगेंस्ट कंप्लेनेंट, है ना। अब आपने किसी बैंक के खिलाफ कंप्लेंट करी जो झूठी निकली, तो बैंक आपके खिलाफ जो है वो एक्शन ले सकता है आफ्टर बीइंग एडवाइस बाय आरबीआई। तो कंप्लेंट कहाँ जा रही है? डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन। कंप्लेंट आपकी सील्ड एनवेलप में जाती है। तो विसल ब्लोइंग लॉ इन डे में क्या बोलता है कि आपको इन्वेस्टिगेट करनी है लीक्ड करप्शन और मिस यूज ऑफ पावर बाय पब्लिक सर्वेंट, और प्रोटेक्ट करना है कंप्लेनेंट को जो एक्सपोज करते हैं लीड रॉन्ग डूइंग्स, जो गवर्नमेंट बॉडी प्रोजेक्ट ऑफिस में जहाँ पे भी हो रही हो बता देता है, ठीक है, कि ये गलत हो रहा है ऑफिस में। तो प्रोटेक्शन ऑफ जेन्युइन कंप्लेनेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सीबीसी की, उनको उसकी प्रोटेक्शन करनी है। तो एक्ट में पनिशमेंट भी रखी गई है फॉल्स और फ्रिवलेस कंप्लेंट के लिए। तो हर एक कंप्लेंट में ना आपको आइडेंटिटी ऑफ कंप्लेनेंट जो है वो इंक्लूड करनी है।
और जो आपका मैक्सिमम टाइम पीरियड है फॉर मेकिंग अ कंप्लेंट इज 7 ईयर। 7 साल तक आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ओके, मान लो अभी आप ऐसे लेवल पे, फ्रेशर लेवल पे थे, आप किसी के खिलाफ कंप्लेंट करना चाहते थे अपने सीनियर ऑफिशियल के खिलाफ, आप नहीं कर पाए अभी, तो 7 साल का टाइम है जब आपको लगता है कि नहीं अब मुझे कंप्लेंट करनी चाहिए या कर देनी चाहिए थी, तो देर इज अ टाइम ऑफ 7 ईयर, आप कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा ये जो है सेशन कंप्लीट होता है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसी के साथ हमारी ऑन द गो सीरीज भी कंक्लूड हो रही है। तो आपने जो है टाइमली प्रिपरेशन करी, स्टार्टिंग से ज्वाइन किए सेशंस और अच्छे से प्रैक्टिस की, तो 60 लेक्चर्स हमने पीपीपी के कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप आपके लिए कुछ वैल्यू क्रिएट हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। और ऑल द बेस्ट फॉर योर जीआईबी में 2026 एग्जामिनेशन। आप अच्छे से पेपर दीजिएगा, बट आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ये सब कुछ लगाइए। और उससे पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको कोर्सेज के बारे में बताऊंगी कि अभी कम टाइम को भी आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो और प्रिपरेशन कर सकते हो। तो रिया ने ज्वाइन किया प्राइवेट बैंक एज अ रिलेशनशिप मैनेजर। फर्स्ट मंथ में नोटिस किया कि डिफरेंट सीनियर एम्प्लॉयज फॉलो कर रहे हैं डिफरेंट प्रैक्टिसेस जब डील करते हो कस्टमर के साथ। कुछ डिस्क्लोज कर देते हैं चार्जेस क्लियरली, कुछ हाइड करते हैं सर्टेन फीस कि डील क्लोज हो जाएगी जल्दी। तो बैंक का कोई फॉर्मल कोड ऑफ एथिक्स नहीं और ना ही कोई रिटर्न गाइडलाइंस है। तो रिया बिकम कंफ्यूज कि क्या गलत है क्या सही है, और क्या करे वो फाइनली फॉलो और व्हाट इज राइट एंड फाइनली फॉलो और सीनियर हु हाइड चार्जेस टू मीट टारगेट। तो यहाँ पे क्या है, रिया का बिहेवियर क्या बेस्ट कौन एक्सप्लेन कर रहा है? इंटेंशनल मिसकंडक्ट बाय रिया, लैक ऑफ कस्टमर अवेयरनेस, एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज एथिकल फ्रेमवर्क इन ऑर्गेनाइजेशन या पोर कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉइज। तो ऑब्वियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्डाइज एथिकल फ्रेमवर्क ही नहीं है, राइट? तो द दैट रिया स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग। अगर कोड ऑफ कंडक्ट होते, एथिकल फ्रेमवर्क होता, तो कोई भी नहीं कर रहा होता ये सारी चीजें। ओके, तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि अभी भी टाइम है, आप कर सकते हो प्रिपरेशन। ऐसा नहीं है कि टाइम बहुत कम रहेगी और 4 सब्जेक्ट करने कैसे किए जाएंगे। तो जिनको लगता है कि अभी कम टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। तो कोर्सेज में जाके आपको जेआईबी कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैसे आप जेआईबी कोर्सेज पे क्लिक करोगे, यू नीड टू स्क्रॉल डाउन। तो स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे दिखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज। ये बैंकर कैप्सूल कोर्स है, बहुत ही कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन के लिए। रिकॉर्डेड सेशन आपने देखने हैं हर एक सब्जेक्ट के, लाइक 5 रिकॉर्डेड सेशन है सिर्फ। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे फ्लैट 80% ऑफ के साथ मिल रहा है, जस्ट 20 to 100 रुपीज। ओके, तो ये बैंकर कैप्सूल कोर्स में आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स और पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब कुछ मिल रहा है। एंड अप्रैल 80 इज द कोड। फिर आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी है, पीपीबी, आईएएफएस, एएफएम, आपका आरबीडब्ल्यूएम, सभी सब्जेक्ट्स के आपको मिलेंगे। और आपके लिए एक और बहुत अच्छी ऑप्शन है, सुपर क्रैश कोर्स बैच 3 जिसका लॉन्च हो चुका है। लाइव क्लासेस 2.5 घंटे की मॉर्निंग इवनिंग रहती है, नोट्स मिलते हैं आपको। फिर आपको सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब कुछ फ्लैट 80% ऑफ के साथ। और यहाँ पे भी कोड यूज करना है अप्रैल 80। बाकी एक हमारी टेस्ट सीरीज है, अगर आप प्रिपरेशन कर चुके हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। तो इसमें सॉल्व पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको फ्लैट 80% ऑफ के साथ मिलेगा। आपको कोड यूज करना है अप्रैल 80। और मास्टर कोर्स तो उनके लिए बेटर है जो डिटेल स्टडी करना चाहते हैं। तो अगर आप नवंबर को टारगेट कर रहे हो, तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस रहती है, फिर आपकी लाइव क्लासेस भी रहती हैं। और कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले आप क्लासेस का लेवल देखना चाहते हो, तो आप हमारे 3 आर के ट्रायल कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा लेवल, और विद जस्ट रुपीज 1, कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं पे करना। और हमारी मेंटर टॉक भी रहती है 15 दिन में। अभी स्ट्रेटजी जानना चाहते हो कि किस तरीके से प्रैक्टिस की जाए, कौन सा सब्जेक्ट पहले किया जाए, कैसे इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जाए कि एग्जाम क्लियर हो जाए, तो मेंटर टॉक में एनरोल कर सकते हो आप। और बाकी कोई डाउट है, किसी और तरीके की क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जीआईबी में 2026 एग्जामिनेशन।